गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जीओसी में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। देखो बेटे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जनरल जो आपके रूल्स हैं वो तो सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आते कि आप इसका आईयूपीएसी नाम करो। देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए। जैसे क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी COOH groups are present in citric acid? Citric acid. ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है क्या? ये आईयूपीएससी का सवाल है। वेरी गुड मोक्षा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और एक ही बच्ची ने आंसर दिया है, बाद बाकी किसी ने नहीं दिया। इसका मतलब आप लोगों को आईयूपीएससी में गड़बड़ है। केतन 2 नहीं है, नहीं केतन 1 नहीं है, डी ना 1 नहीं, 4 भी नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, अब जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। गिनो, ये साइट्रिक एसिड, गिनो। साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते। किसी ने ए दिया है, किसी ने बी दिया है, मोक्षा ने सही दिया। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट? नंबर पहला है पिक्रिक एसिड, नंबर दूसरा है स्क्वेरिक एसिड, नंबर तीसरा है बारबीट्यूरिक एसिड और नंबर चौथा है एस्प्रिन। अंकित, आपका आंसर गलत। अन्नू, अन्नू पलक, अब आपका आंसर। दीक्षा, आपका भी आंसर सही। सिर्फ एस्प्रिन एक ऐसा है, पिक्रिक एसिड तो ये होता है बेटा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां प्रेजेंट है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। स्क्वेरिक एसिड ये होता है। बारब्यूट्रिक एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती, आपको याद है। एस्प्रिन ही एक ऐसा है COCH3 COOH। जल्दी में, जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करना बच्चे, जल्दी नहीं करना, अभी आराम से। ध्यान रखिएगा बेटे, आपको बिल्कुल सही करने हैं और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 45 नहीं, 45 के चक्कर में आपके 35 भी सही नहीं। आपको बिल्कुल सही करने और 40 जब सही हो जाए तब आगे बढ़ना। जिस समय आपके पेन से 40 क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाए तब आप आगे बढ़िए। 5 क्वेश्चन वैसे भी छोड़ के चलिए कि नहीं आ रहा आगे बढ़ो, नहीं आ रहा आगे बढ़ो। तो 40 क्वेश्चन की, और 40 अगर आपने सही कर दिए तो आपके 160 नंबर आए, आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में निकल गए, ये मैं आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक आध दो IUPAC नाम की भी बात कर लेता हूं। बेटे इसका IUPAC नेम क्या है? और इसका IUPAC नेम क्या है? दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में अलग अलग रूल लगे। सही है। जब कभी भी दो या दो से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप लगे हुए हों तो उस केस में करते क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को शर्त है फ्री लगे हुए, चेन से अलग, तो सिर्फ चेन के कार्बन एटम काउंट करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन एटम काउंट नहीं करते। तो इसका नाम सबने सही बताया, 1 2 3 नाम हो जाएगा प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस केस में दो से ज्यादा COH ग्रुप हैं लेकिन फ्री नहीं। अगर फ्री प्रेजेंट नहीं है तो क्या करें? तो कुछ नहीं कर सकते, ओल्ड रूल ही लगाना पड़ेगा। तब आपको ओल्ड रूल ही लगाना। ओल्ड रूल क्या है कि सारे कार्बन एटम काउंट कीजिए। ओल्ड रूल है सारे कार्बन एटम काउंट कीजिए। तो सारे कार्बन एटम काउंट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, या तो इधर ले आओ या इधर ले आओ, किसी एक को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो 3 पर क्या लगा है? मिथाइल कार्बोक्सी या कार्बोक्सी मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ये ध्यान रखो। चलिए एक और करके दिखाओ। करिए। ये एग्जाम में आए हुए कुछ स्पेशल अच्छे क्वेश्चंस हैं। बता सकते हो इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? नितेश, कार्बल्डिहाइड। आप फंक्शन ग्रुप नहीं पहचान पाए। ये फंक्शन ग्रुप है एसिड एमाइड, HCONH2, और इसके दो हाइड्रोजन को हटाकर दो मिथाइल ग्रुप लगाए गए। एक कार्बन का एमाइड मीथेनामाइड, इसका नाम है NN डाइमिथाइल मीथेनामाइड। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अकल लगाइए। ये बेटा एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड? ध्यान रखिएगा, किसका एनहाइड्राइड? इस एसिड का एनहाइड्राइड। इस एसिड का क्या नाम होता, बताइए?
ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, बोलिए। हम सक्सीनिक एसिड कह सकते हैं? नहीं बेटा, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड ये नहीं है ना, इसको सक्सीनिक एनहाइड्राइड भी नहीं कहते। सक्सीनिक एसिड का एनहाइड्राइड, सक्सीनिक एसिड कॉमन नेम, ध्यान दीजिए, नाम करेंगे यहां से 1 2 3 4, नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड का तो मतलब हो गया दो अलग अलग चेन। मैं ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड बना के भी दिखा रहा हूं, अगले पेज में दिखाता हूं कि हम ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, देखो इसको ध्यान से समझ लीजिए, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड कैसे बनाए। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब हो गया 4 कार्बन, ये है ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ 4-4 कार्बन एटम, तो किसी एक को लेकर आप नाम कर दीजिए, इसका नाम है ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। उस केस में क्या है, उस केस में एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वर्ड आना चाहिए डाइओइक। नाम मैंने लिखा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। इस तरीके से आपसे आईयूपीएससी नाम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एक रूल याद रखते, सबसे पहले जो स्टेबिलिटी होती है किसी की भी, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम, ठीक है। और आई इफेक्ट के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एक रूल होता है जिसका नाम होता है डीएनपी। नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्टेंस को देते हैं, नंबर सेकंड प्रायोरिटी नंबर को देते हैं कितने लगे हुए, और नंबर थर्ड प्रायोरिटी पावर को देते हैं। अधिकतर बच्चे पावर को ज्यादा प्रायोरिटी दे लेते हैं, मैं पावर को बता रहा हूं सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। पहली प्रायोरिटी डिस्टेंस को देंगे, फिर प्रायोरिटी नंबर को देंगे, फिर प्रायोरिटी पावर। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं आगे। जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं और एक क्वेश्चन में ये दे रहा हूं, अब मैं सारे इफेक्ट की एक साथ बात कर रहा हूं, अलग अलग नहीं। मैं सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं या ऐसा, मैं सबकी एक साथ बात कर, मेन जो रूल है वो मैंने आपको बताया। अब इन दोनों में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस केस में भी मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो भी बच्चा है डी, इसका आंसर सही। ध्यान दीजिएगा,
बाद बाकी बच्चों ने मुझे आंसर अभी दिया नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगी है, डायरेक्ट ड्यूटेरियम लगा है, डायरेक्ट ट्राइटियम लगा है। तो यहां जो इफेक्ट काम करेगा उस इफेक्ट का नाम होगा प्लस आई। और प्लस आई इफेक्ट हम लोगों को क्या बताता है कि अगर प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास पहुंच जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास पहुंच जाएगी तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ट्राइटियम में प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम में और फिर हाइड्रोजन में। तो इसका ऑर्डर ये होगा Ct3 हाईली स्टेबल। लेकिन अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो यहां पर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा। यहां पर sp2 कार्बन से अल्फा कार्बन, sp2 कार्बन से अल्फा कार्बन, sp2 कार्बन से अल्फा कार्बन, और यहां पे प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के साथ होता है। तो क्या सब सारी हाइड्रोजन, जी हाँ, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन के तो आइसोटोप है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बात क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आसानी से इस कार्बन के पास आ जाएगी, जबकि कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होगा। कार्बन और ट्राइटियम का बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन नहीं। मोक्षा दोबारा समझिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा, डायरेक्ट ड्यूटेरियम लगा, डायरेक्ट ट्राइटियम लगा, तो प्लस आई इफेक्ट क्या काम करेगा? प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। जैसे मैं कहूं कि CD3 तो ड्यूटेरियम में तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो जब तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और स्टेबिलिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ट्राइटियम और ताकत से देगा। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा देगा और Ct3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में sp2 कार्बन से अल्फा कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन एटम हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट करेगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा? जिसका हाइड्रोजन जितनी आसानी से टूट जाएगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बगल वाले sp2 कार्बन को दे देगा। तो sp2 कार्बन को हाइड्रोजन बहुत आसानी से देगा। ड्यूटेरियम का बॉन्ड नहीं टूटेगा या बहुत देर में टूटेगा, और ट्राइटियम का बॉन्ड और ज्यादा ताकतवर होता है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन और मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में ये। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत आसानी से। चलिए तीसरा मैं कहता हूं CF3 CH2 निगेटिव और CCl3 CH2 निगेटिव। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, जल्दी बताइए। एक चीज याद करो, मैंने आप लोगों को चीज बताई थी कि अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक लगानी मैं बताता हूं। जितने भी प्लस वाले इफेक्ट, प्लस आई, प्लस आर, प्लस एच, जितने भी प्लस वाले इफेक्ट वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। जितने भी माइनस वाले इफेक्ट वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे। याद? चलिए एक और मैंने इसमें ऐड किया था कि बेटा माइनस का नंबर तो कोई नहीं चाहते, माइनस खतरनाक होता। तो जितने भी माइनस वाले इफेक्ट वो एसिडिक नेचर इंक्रीज करे। और कौन चाहता है कि एसिड के संपर्क में आए? कोई भी नहीं चाहता। एसिड खतरनाक, जैसे आपके लिए माइनस खतरनाक है वैसे सबके लिए एसिड खतरनाक। तो जितने भी माइनस वाले इफेक्ट है वो कंपाउंड का एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करे। तो ये दो एक बातें, दो एक ट्रिक्स की तरीके से ध्यान रखिए। अब जरा ध्यान से देखिए बेटे, ये निगेटिव चार्ज
इसको स्टेबलाइज करेगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में माइनस आई होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, क्लोरीन में भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ सेकंड कार्बन पे 3 क्लोरीन है, यहाँ सेकंड कार्बन पे 3 फ्लोरीन है, डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम। तो पावर की बात करें, पावर किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की पावर माइनस आई की ज्यादा है। तो फ्लोरीन की पावर जब माइनस आई की ज्यादा है तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? बताइए। CF3 CH2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू CCl3 CH2 नेगेटिव। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ जहां माइनस आई था। अच्छा, क्वेश्चन का टाइप नंबर 2, अगर वो इसको इस तरीके से कहे CF3 नेगेटिव और CCl3 नेगेटिव और इसमें पूछे स्टेबिलिटी, तो क्या करें? अब जरा ध्यान से देखिए, यही तो बना हुआ है। और यहां ये बना, इस केस में बैक बॉन्डिंग का, ये जो लोन पेयर है ये क्लोरीन के जो डी वेकेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में पास आउट कर, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में पहुंच जाए, और अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएगा तो यहां पर जो निगेटिव चार्ज की डेंसिटी थी, निगेटिव चार्ज डेंसिटी अचानक से डिक्रीज कर जाएगी, और अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। बच्चा उल्टा कर सकता है कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है तो ये ज्यादा स्टेबल है, नहीं, यहाँ माइनस आई से पहले क्या काम कर गया? बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग काम कर गई तो CCl3 क्या है? ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू CF3। तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हमको शो करें ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। चलिए 5 मुझे बेसिक नेचर चाहिए, बेसिक नेचर। मुझे इसमें भी बेसिक नेचर चाहिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यही 2 आपके कोर्स में भी, C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5 का होल थ्राइस N और अमोनिया। यहां पर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मैं बता दे रहा हूं। हाँ सही है बेटा, नहीं फोर्थ को आपने सबसे ज्यादा कैसे कर दिया? नहीं गलत, गलत है बेटा। देखिए मैंने यहाँ एक ट्रिक बताई थी, मैं आपको दोबारा याद दिला, हाँ याद आ गई। अगर R का वैल्यू CH3 है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी और अमोनिया,
स्पॉट। अगर R का वैल्यू C2H5 है तो मैंने बताई थी स्टॉप, STOP, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और अमोनिया। अमोनिया सबसे लास्ट में है, अमोनिया सबसे लास्ट में, ये बात ध्यान रखिए। चलिए दो चार बातें और करते हैं बेसिक नेचर के बारे में। A, B, C, और D। बताइए मुझे क्या निकालना है? मैं बेसिक नेचर निकालना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, लुईस बेस है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर। डी में क्या हो रहा है? हर तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, प्लस आई इफेक्ट काम कर। सी में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, अल्टीमेट रेजोनेंस है। बिना लोन पेयर के रिंग स्टेबलाइज ही नहीं करेगी, एरोमेटिक करैक्टर लोन पेयर ही डेवलप कर रहा है, तो ये कंप्लीटली इन्वॉल्व। एनिलीन में क्या है? एनिलीन पार्शली इन्वॉल्व, इन्वॉल्व तो है, मना नहीं कर रहा, एनिलीन पार्शली इन्वॉल्व। तो जो कंप्लीटली इन्वॉल्व है वो तो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, तो सी सबसे कम। सी के बाद बी। क्या पायरिडीन में लोन पेयर इन्वॉल्व है? लोन पेयर इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन फंसा हुआ, लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं, लोन पेयर तो फ्री। तो इसका मतलब एनिलीन के कंपैरिजन में जल्दी डोनेट कर सकता है। जी हाँ, एनिलीन के कंपैरिजन में ये जल्दी डोनेट कर सकता है। और डी, डी सेकेंडरी एमीन की तरीके से काम करेगा, उसके पास चारों तरफ से बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन आएगा और इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, इसलिए डी। दैट्स द आंसर। सही भी दिया है बच्चों ने। चलिए अगर मैं ये कहूं तो और मैं बेसिक नेचर की बात करूं, हमेशा ध्यान रखिए एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक एमीन्स, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स में रेजोनेंस होता है और उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर जाएंगे। एलिफेटिक एमीन्स में रेजोनेंस नहीं है, शर्त है वो एलिफेटिक अमीन जिसमें रेजोनेंस ना हो। ऐसी एलिफेटिक अमीन मत बना देना जिसमें रेजोनेंस है, तो हम बता रहे नहीं आ रही, तो उसमें देखना पड़ेगा। नॉर्मल अगर एलिफेटिक अमीन है, सैचुरेटेड चेन लगी हुई है, तो प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। चलिए मुझे बेसिक नेचर चाहिए। एक नोट में यहां बता देता हूं, वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए।
कि आर इफेक्ट is not applicable on meta position और आर ई क्यू, आर इफेक्ट और एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दोनों का मेटा पोजीशन पर कोई काम नहीं, मेटा पोजीशन पर काम नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अब इस चीज को समझिए, यहां पर जो इफेक्ट काम कर रहा है उसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। कहां कहां काम करता है ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में काम करता है। नहीं डी, आपका आंसर गलत है। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है ऑर्थो पोजीशन पे आने वाला कोई भी ग्रुप, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ऑर्थो वाला सबसे कम, सॉरी, ऑर्थो वाला सबसे कम बेसिक, उसके बाद पैरा, क्यों पैरा पर यहां पर प्लस एच इफेक्ट काम करने लगेगा और मेटा पे सिर्फ यहां पर प्लस आई काम करेगा, एच काम नहीं करेगा, इसीलिए यहां पर मेटा। ध्यान रखिएगा इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। मुझे मालूम है केतन, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन कराने पे जुटा पड़ा। बेंजोइक एसिड में भी अगर आप देखें तो बेंजोइक एसिड में अगर आप यहाँ पर जो है कोई ग्रुप लगा दें, जैसे मैं कहूं यहाँ CH3 लगा और बेंजोइक एसिड में यहाँ CH3 लगा, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे एसिडिक नेचर से, एसिडिक नेचर, तो बेंजोइक एसिड में भी ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। ऑर्थो पोजीशन पर आने वाला कोई भी ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा, इसीलिए मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर अगर आ गया तो एसिडिक नेचर बढ़ता। अच्छा, अगर सारे ही ऑर्थो पोजीशन पर आ गए तो देखिए, मान लीजिए कि सारे ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट, तो डिटरमिनिंग फैक्टर होगा साइज। जैसे मैं कह देता हूं फ्लोरीन, मैं कह देता हूं क्लोरीन, यहां पर और कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। आप ये मत समझना कि बहुत ताकतवर माइनस आई फ्लोरीन में होता है तो वो ज्यादा ताकत लगा देगा। हाँ बेटा अंकित, ग्रुप कोई भी हो सकता, ऑर्थो इफेक्ट पे आने वाला प्लस आई माइनस आई कोई भी ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और यहां पर ऑर्थो इफेक्ट increases as the size of group, ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा। तो अपने आप अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो क्या ये वाला ऑर्डर नहीं हो जाएगा? मतलब यहां पर ऑर्थो इफेक्ट जब आ जाएगा तो फिर कोई इफेक्ट काम, समझ बात आ रही है? एक्चुअली ऑर्थो इफेक्ट जो फैक्टर है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का ही है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ताकतवर हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेंस है वो खत्म। तो सीधी सीधी बात है कि ये बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि अगर कहीं पर ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होगा तो फिर बाद बाकी किसी भी इफेक्ट की बात नहीं की जाएगी।
और ऑर्थो इफेक्ट कहाँ कहाँ है आपके कोर्स में, एक तो